हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का नया अध्याय शुरू करेंगे। नया चैप्टर दृढ़ पिंड गतिकी, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रिजिड बॉडी को। रिजिड बॉडी क्या होती है, दृढ़ पिंड क्या होती है। यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने पर उसके कणों की पारस्परिक दूरियां अपरिवर्तित रहती हैं तो उसे दृढ़ पिंड कहते हैं। तो हमने कहा यदि कोई पिंड है, इस पिंड के ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के कारण उसके जो अवयवी कण हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स हैं, उनके मध्य जो दूरियां हैं वो अपरिवर्तित रहती हैं, चेंज नहीं होती हैं, तो उसे हम दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी कहते हैं। प्रकृति में कोई भी पिंड पूर्णतः दृढ़ नहीं होता है। तो प्रकृति में जितने भी हमें पिंड मिलते हैं वो पूर्णतः दृढ़ पिंड नहीं होते हैं। रबड़ इत्यादि को छोड़कर अन्य ठोस पिंड साधारणतः दृढ़ माने जा सकते हैं, क्योंकि इन पर बाह्य बल लगाने पर इनमें सापेक्षिक जो इनके कणों के मध्य दूरी इतनी कम अपरिवर्तित होती है कि उनकी उपेक्षा की जा सकती है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन बात करते हैं घूर्णन गति की, रोटेटरी मोशन। घूर्णन गति में पिंड अपने ही स्थान पर एक निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमता है। पिंड जिस अक्ष के चारों ओर घूर्णन करता है उसे हम घूर्णन अक्ष कहते हैं। इस गति में पिंड के विभिन्न कण भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के वर्तीय पथों पर घूमते हैं। तो हमने कहा, मान लीजिए एक ये अक्ष है, ये कोई पिंड है, ये इसके चारों ओर इस प्रकार से क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। तो हमने कहा इसका एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये और ये सभी पार्टिकल जो होंगे इस अक्ष के सापेक्ष क्या करेंगे, वर्तीय पथ पर घूर्णन करते हैं। इन वर्तीय पथों के केंद्रों का रेखापथ एक सरल रेखा होती है जिसे हम घूर्णन अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्तीय पथ है, इन वर्तीय पथों के केंद्र को यदि हम मिला दें, जैसे हमने कहा ये पार्टिकल है, ये इस प्रकार से रोटेशन करेगा, ये पार्टिकल जो है ये इस प्रकार से रोटेशन करेगा। तो हमने कहा इनका सेंटर लेकर और इन सेंटर को यदि हम मिला दें तो ये एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, जिसे हम घूर्णन अक्ष या एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। घूर्णन अक्ष के सापेक्ष दृढ़ पिंड के प्रत्येक कण का कोणीय वेग समान होता है, परंतु इनका रेखीय वेग जो है ये भिन्न भिन्न होता है। तो हमने कहा ये हमारी घूर्णन अक्ष हो गई, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इसके चारों ओर इस प्रकार से घूर्णन करेगा। सिमिलर अगर इसकी बात करें तो ये इस प्रकार से घूर्णन करेगा। क्योंकि इनके घूर्णन का समय जो है, मतलब ये यहाँ से चला और यहाँ से चलकर वापस यहाँ पहुँचा, इसी प्रकार ये यहाँ से चला, ये यहाँ पहुँचा, तो इनका जो घूर्णन है, घूर्णन का समय है या आवर्तकाल जो है वो दोनों के लिए इक्वल रहता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका कोणीय वेग तो समान होता है, परंतु उतने ही समय में ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है और ये जो है ये इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो हम देख रहे हैं कि ये जो बाहर वाला कण है ये डिस्टेंस अधिक ट्रेवल करता है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो है ये ज़्यादा होती है। हमने इसको v1 से डिनोट कर दिया, इसकी वेलोसिटी v2 होगी। तो v1 जो है ये v2 से अधिक होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं, परंतु भिन्न भिन्न कणों का रेखीय वेग जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन गति का समीकरण, दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी, किसी निकाय में किसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण को व्यक्त करती है। तो जे जो है, जे हमारा एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग हो गया। तो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण को डिनोट करती है, जहाँ जे इक्वल्स टू समेशन आई टू एन जे आई। यहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब बॉडी के अंदर पिंड में कण कितने हैं उसको एन रिप्रेजेंट करेगा। तो कैपिटल जे जो है ये निकाय का संपूर्ण कोणीय संवेग को व्यक्त करता है, तथा टो इक्वल्स टू समेशन आई 1 टू एन टो आई बाह्य बलों के कारण निकाय पर लग रहा संपूर्ण बल आघूर्ण है। यदि दृढ़ पिंड मुख्य अक्ष के सापेक्ष कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति करती है तो जे इक्वल्स टू आई ओमेगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा,
तो कोणीय संवेग J इक्वल्स टू आई ओमेगा हो गया। अतः टो इक्वल्स टू डी जे अपॉन डी टो इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी आई ओमेगा, आई डी ओमेगा अपॉन डी टी। आई क्या है? आई जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई एल्फा, एल्फा क्या है? एल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी दृढ़ पिंड का कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सेलरेशन है, तथा आई जड़त्व आघूर्ण कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समीकरण 2 दृढ़ पिंड की घूर्णन गति का समीकरण कहलाता है। ये जो समीकरण 2 है, ये समीकरण जो है ये दृढ़ पिंड की रिजिड बॉडी की घूर्णन गति का समीकरण कहलाता है। यदि दृढ़ पिंड पर बाह्य बल आघूर्ण टो इक्वल्स टू 0 हो, तो टो इक्वल्स टू आई डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0। आई शुड नॉट बी इक्वल टू 0, आई जो है 0 के बराबर नहीं होगा, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0, ओमेगा कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में दृढ़ पिंड मुख्य अक्ष के प्रति नियत कोणीय वेग से घूर्णन करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जड़त्वीय नियतांक की, इनर्शियल कोफिशिएंट। घूर्णन गति में किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण वही कार्य करता है जो रेखीय गति में पिंड का द्रव्यमान करता है। तो हम कहते हैं जब गति रेखीय होती है तो हम मास जो है वो m से डिनोट करते हैं, और I क्या हो गया? I जो है घूर्णन गति में पिंड का जड़त्व आघूर्ण हो गया। तो हम कह रहे हैं घूर्णन गति में किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण वही कार्य करता है जो रैखिक गति में पिंड का द्रव्यमान करता है। इसी समानता के आधार पर जिस प्रकार किसी पिंड के द्रव्यमान को उस पिंड के जड़त्व गुणांक के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, उसी प्रकार घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घूर्णन जड़त्व गुणांक कोफिशिएंट ऑफ रोटेशनल इनर्शिया या जड़त्वीय नियतांक इनर्शियल कोफिशिएंट कहा जा सकता है। परंतु जड़त्व तथा जड़त्व आघूर्ण में एक अंतर होता है। जड़त्व जहाँ केवल पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वहीं जड़त्व आघूर्ण पिंड के द्रव्यमान के अतिरिक्त घूर्णन अक्ष के प्रति, जिसके प्रति घूर्णन पिंड जो है वो घूर्णन कर रहा है, के सापेक्ष द्रव्यमान वितरण पर भी निर्भर करती है। तो हमने कहा यदि हम कहें कि ये हमारी कोई बॉडी हो गई, ठीक है, ये इस अक्ष के प्रति घूर्णन कर रही है। हमने कहा इसके अंदर यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल, ये पार्टिकल, ठीक है, और एक बॉडी हमने सिमिलरली इसमें पार्टिकल एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ। तो इस पिंड का जो है जड़त्व आघूर्ण इससे अधिक होगा, क्योंकि इसमें द्रव्यमान वितरण जो है, कण जो है वो असमान रूप से वितरित है, ठीक है, या घूर्णन अक्ष से दूरी पर स्थित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जड़त्व आघूर्ण किस पर डिपेंड करता है? द्रव्यमान के अतिरिक्त घूर्णन अक्ष जिसके प्रति पिंड घूर्णन कर रहा है के सापेक्ष द्रव्यमान वितरण पर भी निर्भर करती है। किसी पिंड को कणों के निकाय किसी पिंड को कणों का निकाय मानकर मूल बिंदु O के सापेक्ष पिंड का कुल कोणीय संवेग J का मान हम लिखते हैं J इक्वल्स टू समेशन MI/RI क्रॉस VI। मतलब हम इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, हम जानते हैं कि J इक्वल्स टू RI क्रॉस PI, ठीक है। JI मतलब किसी आयवे कण का जड़त्व आघूर्ण जो है, कोणीय संवेग जो है वो RI क्रॉस PI से हम डिनोट करते हैं। P की जगह हमने लिख लिया MI VI, ठीक है। इससे हमने ये इक्वेशन लिखी है J इक्वल्स टू समेशन ऑफ JI। तो JI आयवे कण के लिए हमने इस प्रकार से डिनोट कर दिया समीकरण 1 के द्वारा, जहाँ MI/RI VI पिंड के आयवे कण के क्रमशः द्रव्यमान, स्थिति सदिश और वेग है। घूर्णन गति में पिंड के लिए RI का परिमाण नियत रहता है, अतः कण का वेग VI उस पिंड की घूर्णन गति से उत्पन्न होता है। तो हमने कहा VI इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस RI समीकरण 1 व 2 से। तो हमने VI की वैल्यू समीकरण 2 से रख ली, तो ये हो गई MI/RI क्रॉस ओमेगा क्रॉस RI। तो हमने कहा A क्रॉस B क्रॉस C को हम लिख सकते हैं B A डॉट C माइनस C A डॉट B। तो इसका मतलब ऊपर वाली इक्वेशन को हम लिखें तो ऊपर वाली इक्वेशन J इक्वल्स टू समेशन MI ओमेगा RI स्क्वायर। तो देखो ये A है,
ये सी है, तो ए डॉट सी दोनों सिमिलर हैं तो स्क्वायर कर दिए, फिर माइनस सी आर आई और ए डॉट बी आर आई डॉट ओमेगा, ये हमने लिख ली। इसको हमने समीकरण नंबर 4 से डिनोट कर दिया। यदि ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड सदिश ओमेगा के एक्स वाई जेड अक्ष के अनुदिश घटक हैं तथा एक्स आई वाई आई जेड आई सदिश आर आई के घटक हों, तो समीकरण 4 को घटकों के रूप में लिखने पर, तो इस समीकरण 4 को हम घटकों के रूप में लिखते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले इसका एक्स कंपोनेंट लें, जे एक्स इक्वल्स टू एम आई ओमेगा एक्स, ठीक है। तो सदिश है, इसका हमने लिया ओमेगा एक्स आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई, और ये हो गया आर आई डॉट ओमेगा। आर आई डॉट ओमेगा की यदि बात करें तो ये हो गया एक्स आई ओमेगा एक्स वाई आई ओमेगा वाई जेड आई ओमेगा जेड। तो ये वैल्यू हमने रख ली इसकी जगह। अब हमें जे एक्स लेना है, जे एक्स मतलब आई कंपोनेंट ये है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हम यहाँ ले लेंगे और लेकर हमने लिखा, तो जे एक्स इक्वल्स टू, ये सारी वैल्यू जो है ये हमने यहाँ प्लेस कर दी। प्लेस करके हमने इसको हल किया तो हमने कहा समीशन एम आई आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर ओमेगा एक्स, ठीक है। ये एक्स आई से मल्टीप्लाई होकर आ गया। अगला आया माइनस समीशन एम आई एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई माइनस समीशन आई एम आई एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड। तो जे एक्स की वैल्यू ये हमने लिख दी। इसी प्रकार हम जे वाई भी कैलकुलेट कर लेंगे और जे जेड भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो जे वाई हो गया माइनस समीशन आई एम आई वाई आई एक्स आई ओमेगा एक्स प्लस समीशन आई एम आई आर आई स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर ओमेगा वाई माइनस प्लस माइनस समीशन आई एम आई वाई आई जेड आई ओमेगा जेड। और इसी प्रकार ये हो गई हमारी जेड की वैल्यू समीकरण 7 से डिनोट की है हमने। इन समीकरण 5, 6 और 7 को हम निम्न रूप से भी लिख सकते हैं। तो जे एक्स इक्वल्स टू आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड, जे वाई इक्वल्स टू आई वाई एक्स ओमेगा एक्स आई वाई वाई ओमेगा वाई प्लस आई वाई जेड ओमेगा जेड, जे जेड इक्वल्स टू आई जेड एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई जेड वाई ओमेगा वाई प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड। अब ऊपर से हम इनको कंपेयर कर लें तो जे एक्स की यदि बात करूं तो आई एक्स एक्स इसके बराबर हो गया, आई एक्स वाई इसके बराबर हो गया और आई एक्स जेड इसके बराबर। इसी प्रकार आई वाई एक्स ये हो गया, आई वाई वाई ये हो गया, आई वाई जेड ये हो गया, आई जेड एक्स इसके बराबर, आई जेड वाई इसके बराबर और आई जेड जेड ये वैल्यू हो गई। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ हम देख रहे हैं आई एक्स वाई और आई वाई एक्स इक्वल है, आई एक्स जेड और आई जेड एक्स इक्वल, आई वाई जेड और आई जेड वाई जो है वो इक्वल है। उपरोक्त नौ गुणांक आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड आई एक्स वाई आई वाई एक्स आई जेड एक्स आई एक्स जेड और आई वाई जेड और आई जेड वाई जड़त्वीय गुणांक या इनर्शियल कोफिशिएंट कहलाते हैं। समीकरण 8 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, तो ये जो समीकरण 8 थी हमारी ये वाली, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको समीकरण 9 के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। उपरोक्त मैट्रिक्स के विकर्ण पद में एक विशेष गुण होता है। विशेष गुण आई एक्स एक्स समीशन आई एम आई आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। आर आई स्क्वायर की हमने वैल्यू लिख ली एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, ये कैंसिल, तो ये हो गया आई एक्स एक्स इक्वल्स टू समीशन एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, ये हो गई समीकरण नंबर 10। वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर आयव्य कण की एक्स अक्ष से दूरी का वर्ग है। ये हमारा आयव्य कण हो गया। इस आयव्य कण का यदि हम एक्स अक्ष से दूरी निकालें तो एक्स अक्ष से दूरी निकालें तो हमने कहा ये हो गई और ये लंब डाल दिया, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे
वाई जेड तल में लंब डालेंगे और उससे हमने ये लंब डाल लिया। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई जेड आई और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई वाई आई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्स अक्ष से दूरी। तो हमने कहा पहले क्या करेंगे, लंब डालेंगे। चलो एक बार हम इसको चेंज कर लेते हैं। हमने कहा ये जो है ये एक्स है, ये वाई है और इसको हमने जेड मान लिया। ठीक है, तो हमने कहा ये आईवा कण है, आईवे कण से हमने ये लंब डाल लिया, ये लंब डाला। अब इस पॉइंट से इस पे लंब डाल लिया, इस पॉइंट से इस पे लंब डाल लिया। ठीक है, तो एक्स अक्ष ये है और इसको इससे मिला लिया हमने। अब इसकी एक्स कण से दूरी कितनी होगी, सॉरी एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो गई, ये वाली दूरी हो गई। ये हम कैलकुलेट करें तो ये किसके बराबर आएगी, वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। तो इससे कह सकते हैं कि आईवे कण की एक्स अक्ष से दूरी का वर्ग है। अर्थात आई एक्स एक्स ज्ञात करने के लिए कण के द्रव्यमान को उसकी एक्स अक्ष से दूरी के वर्ग से गुणा करने पर और फिर सभी कणों के लिए योग करने पर आई एक्स एक्स ज्ञात किया जा सकता है। आई एक्स एक्स क्या है, एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण को व्यक्त करता है। अतः आई एक्स एक्स दृढ़ पिंड का एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है। इसी प्रकार आई वाई वाई आई जेड जेड को पिंड का वाई व जेड अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। ये 9 जड़त्वीय गुणांक एक द्वितीय कोटि के टेंसर के घटक होते हैं। इसको जड़त्व आघूर्ण टेंसर या मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर कहते हैं। यह एक सममित सिमेट्रिक टेंसर है। यह कोणीय संवेग जे तथा कोणीय वेग ओमेगा में संबंध स्थापित करता है।